So friends, digestion starts from the mouth and goes last to the large intestine. This complete section from mouth to large intestine, this is known as alimentary canal. या इसका एक और नाम है, इसको हम बोल देते हैं भोजन नली। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें माउथ भी इंक्लूड है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने कुछ लिवर जैसा कुछ सुना है, बहुत बढ़िया, यहाँ होता है बेटे लिवर। आपके स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको लिवर, दिस मच। और स्टमक के इस तरफ एक चीज और होती है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, कुछ बुक्स में स्टमक का एक और नाम है अमाशय, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं। अग्नाशय और अमाशय दो अलग अलग चीज। तो ये एक रफ डायग्राम है कि जो डाइजेशन होता है मनुष्य के अंदर वो कैसे होता है। अभी तक मैंने कोई भी टेक्निकल चीज आपके सामने डिस्कस नहीं की। माउथ, स्टमक, स्टमक के साथ फिर दो चीज, लिवर, पैंक्रियाज। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूं कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ना कि स्टमक के साथ। पैंक्रियाज से जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स निकलते हैं वो सारे के सारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड ऑफ द डे जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर इन ह्यूमंस इज बक्कल कैविटी। इसको बच्चों मुख गुहा बोलते हैं। जरा एक बार फिगर पे आप कंसंट्रेट करिए। ये जो हिस्सा है इसको मैंने अभी फोकस किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसी को मैं बक्कल कैविटी कह रहा हूं। ये हिस्सा, दिस इज बक्कल कैविटी। Students, please focus on your diagram. We are going to start this topic officially. The first technical term is buccal cavity, मुख गुहा कहते हैं इसको। जो हमारा माउथ है, फिगर में देखिए, मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, दिस सेक्शन इज बक्कल कैविटी। इसी के अंदर बेटा मेन अगर देखा जाए तो यहां पर तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज टंग, सेकंड इज टूथ, and third is salivary glands. इसको बोलते हैं बच्चों जीभ, दांत, और इनको बोलते हैं लार ग्रंथियां। तीनों का अपना अपना काम है। टंग का मेन काम क्या है? टू टेस्ट द फूड, आपके खाने को टेस्ट करता है ये। ठीक है, टूथ का काम क्या है? ग्राइंड या बाइट, काटना या पीसना। और स्लेवरी ग्लैंड्स का काम क्या है बच्चों? स्लेवरी ग्लैंड्स के दो काम है। फर्स्ट, ये बिल्कुल मॉइस्ट बना देता है, इट मेक्स द फूड मॉइस्ट। अब मॉइस्ट एक अलग शब्द है, नया शब्द है। मॉइस्ट का मतलब होता है गीला या मुलायम। लार खाने में ऐड होकर खाने को बिल्कुल मुलायम बना देता है ताकि वो उसके बाद आगे फूड पाइप में, एसोफेगस में वो मूवमेंट कर सके। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं, और सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है टूथ के बारे में। दांत हमारे बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टूथ। जब आप अपनी किताब
में रीडिंग लगाएंगे बुक में, तो वहां आपको 4 नाम बच्चों दिखाई देंगे। सबसे पहला आपको दिखाई देगा इंसीजर्स। फर्स्ट नेम यू वुड रीड देयर इज इंसीजर्स। सेकंड इज canines। थर्ड इज premolar and last is molar। इनको बोलते हैं बेटा कर्तनक, रदनक, अग्रच्वर्णक। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट है च्वर्णक। बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं क्योंकि अक्सर हम इंडियंस भारतीय भी कहलाते हैं और भारतीय इंडियंस भी कहलाते हैं। बाइलिंगुअल चलेंगे ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। देखिए ये रहा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर। इस डायग्राम में बेटा आपको मल्टी कलर्स टूथ दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए ब्लू कलर के टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एरिया मार्क कर देता हूं आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए जहां मैं मार्क कर रहा हूं ये ब्लू कलर है। इन दांतों को बेटा क्या कहते हैं? इंसीजर्स कहते हैं। आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंसीजर्स, यानी कि आपके दांतों के बिल्कुल सामने जो सामने वाले दांत होते हैं इनको इंसीजर्स बोलते हैं। इनका मेन, ये आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो जेरी का पिछले 20-25 साल से एक ही दांत चला आ रहा है ना। चूहा है वो कुतरने का काम करता है। रैबिट का भी एक ही दांत होता है। आगे आपने देखा होगा बग्स बनी में, कार्टून में, आई एम श्योर आपने देखा होगा बचपन में। तो वो जो सामने के दांत होते हैं उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं बच्चों। इंसीजर्स कितने होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले लोकेशन आप जान लीजिए कि कौन से दांत कहां होते हैं, फिर हम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। और जहां तक नंबर्स का सवाल है, बच्चों को वैसे भी नंबर से थोड़ा सा डर लगता है, तो नंबर की बारी बाद में लेंगे, पहले आप लोकेशन हम जानते हैं। चलिए बच्चों दूसरे टाइप के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा कलर मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं, आसानी रहेगी आपको। देखिए ऑरेंज कलर के जो हैं आपके पास, ऑरेंज कलर ध्यान से देखिए, ये रहे, ये इस तरफ मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए। ऑरेंज कलर में जो दो आपके सामने हैं इनको हम कह रहे हैं कैनाइन्स। इनको बेटा हिंदी में कुत्ता दांत भी बोलते हैं, और कुत्तों का एक, डॉग्स का दूसरा नाम कैनाइन्स भी होता है। अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी बच्चे के दांत में कितनी पावर है, तो हम उंगली देके चेक करते हैं, और उसके बाद जो किलकारी सुनाई देती है वो कैनाइन्स की वजह से ही सुनाई देती है। तो ये काटने का काम करते हैं, है ना। और एक बार अगर ये दांत आपके टूट जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। वो भी मैं समझाऊंगा कि कितने दांत कितनी एज तक आते हैं, टूट जाने के बाद कितने साल बाद ये दोबारा आ जाएंगे। तो कैनाइन्स हो गए, इंसिजर्स, कैनाइन्स, बहुत अच्छे। थोड़ा आगे बढ़िए बच्चों, कलर में एक बार फिर से आपके लिए चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिए, ये मैंने हाफ सर्कल बनाया है, थोड़े से लाइट ब्लू कलर में दांत हैं आपके, दो इस तरफ हैं, दो इस तरफ है। डायग्राम में देखिएगा, मेरे चेहरे की तरफ बाद में देखिए, पहले डायग्राम में देखते जाइए। इधर दो दांत इधर हैं, दो दांत इधर हैं। इनको जाड़ बोलते हैं बेटा, आपने सुना होगा जाड़। तो ये आगे आगे वाली जाड़ होती हैं, या इनको आप प्रीमोलर्स कह सकते हैं। सबसे लास्ट में देखिए 3-3 के दो पेड़ हैं दोनों तरफ, फिर से हाफ सर्कल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इनको हम बोलते हैं बेटा मोलर, ठीक है। ये च्वर्णक यानी कि ये चबाने के काम आते हैं। सबसे पहले लास्ट में जो खाना बिल्कुल मैश, बिल्कुल पीसने का, ग्राइंड करने का जो काम करते हैं वो मोलर करते हैं। और इसके बाद जो खाना है आपका, जीभ टेस्ट करती है, दांत उसको काटते हैं, और लास्ट में आगे चला जाता है। तो बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों एक तो टंग जीभ का टेस्ट करेगी, टूथ 4 टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, और स्लेवरी ग्लैंड्स। अब फटाफट से बेटा इनका नंबर देख लेते हैं, इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा एक डायग्राम मैं भी आपके लिए बना देता हूं, आपके सामने स्क्रीन पे तो है ही, बट मेरा दिल कर रहा है कि शायद आपको समझ में कम आया होगा, बट डोंट वरी। नंबर्स की मैंने बात की थी, तो नंबर्स को फटाफट से कवर कर लेते हैं। हमारे मुंह में दो जा होते हैं, मतलब दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। मैं दोनों में से कोई एक लेके चल रहा हूं, आप इमेजिन कर लिए जो आपको सुविधाजनक लगे। सबसे पहले तो बेटा ये वाले दांत, 1 2
3 4। ये सामने जो फ्रंट में होते हैं इनको इंसीजर्स कहते हैं, टॉम एंड जेरी वाले हैं। यहां ये फिल्मों में देखा होगा, बैटमैन या ड्रैकुला जो होते हैं उनके बाहर निकले होते हैं दांत से, इनको बोलते हैं कैनाइन्स। कुत्ता, बंदर, अजगर, सॉरी मगरमच्छ, अजगर में तो दांत होते ही नहीं, मगरमच्छ, इनमें जो है ये कैनाइन्स होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं ना, नुकीले बिल्कुल, जो काटने का काम करते हैं। यहां देखिए दोनों तरफ दो दो दांत हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, 3 पीछे होते हैं ऐसे। ये है आपके मोलर। अब मैं आपकी फैसिलिटी के लिए इस जा को हाफ सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूं। 2 हिस्से मैंने इसके कर लिए। तो सबसे जल्दी से मुझे बताइए, इंसीजर्स कितने हैं? 2। कैनाइन्स कितने हैं? हाफ सेक्शन की बात कर रहा हूं, 1। प्री मोलर कितने हैं? 2। मोलर कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला क्या बना? 2 1 2 3। सिंपल याद रखना है कि हाफ सेक्शन में इंसीजर्स 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। 2 और 1 3, 5 और 3 8। तो टोटल हाफ सेक्शन में बेटा कितने हुए? 8। इस तरफ 8, इस तरफ कितने हुए? 8। 8 और 8 16 16 16 32 32। ठीक है। कुछ लोगों में बेटा यहां पर विजडम टूथ भी आ जाते हैं। विजडम टूथ, इसको हरियाणवी बोली में अक्कल जाड़ बोलते थे। जब ये आती है तो बहुत दर्द होता है। रीजन क्या है? बस में बैठने की जगह है 10 लोगों की, बैठ रहे हैं 15, यानी कि इस ये जो दांत होता है विजडम टूथ, ये विद द एज जबरदस्ती धक्के से निकल के आता है और इन दांतों को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर पेन होता है। ये हर किसी को नहीं आते, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता। तो इस तरीके से बच्चों 8 हाफ सेक्शन में, नीचे वाले लोअर सेक्शन में 16 और ऊपर 32। तो ये आपका नंबर है टोटल हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं और कौन से कितने टाइप के होते हैं। आप ये टॉपिक खत्म होने के बाद, ये चैप्टर खत्म होने के बाद शीशा लेके देखिएगा जरूर कि आपके क्या मुंह में ये वाले हैं, या हम आपको ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों एक बार फिर से डायग्राम पे आ जाइएगा। डायग्राम पे थोड़ा सा कलर चेंज करने की जो प्रथा हमने अपनाई है उसको आप कंटिन्यू कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको हाईलाइट साफ साफ नजर आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप क्या समझना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, यहां देखिए, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इस इसी को फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ये नाम ऐसा है, अगर आप इसको 2-3 बार लेंगे तो आपको समझ में आएगा और प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत नहीं होगी। एसोफेगस इसको बोलते हैं शॉर्ट टेक्निकल टर्म्स में, या आप इसको ये नाम ना देके फूड पाइप भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि बक्कल कैविटी से जो फूड स्लाइवा मिक्स होके कहाँ आता है? एसोफेगस में आता है और उसके बाद ये स्टमक में चला जाता है। डायग्राम में देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा इसको फोकस कर रहा हूं। स्टमक दिख रहा होगा आपको, है ना? तो नेक्स्ट हमें जानना है स्टमक के बारे में। ये क्या चीज है? इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। पेट, अमाशय, ये सारे नाम इसी के। ठीक है, सबसे पहला ये इसकी जो शेप है बच्चों, वो शेप कैसी है? शेप है इसकी जे। जे इंग्लिश लैंग्वेज का एक लेटर है जे, उस जैसी इसकी शेप है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, डायग्राम है मेरे पास आपके लिए। ये देखिए, ये स्टमक है, जे लेटर की तरह ये दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू जब असाइनमेंट हम करवाएंगे तब ये क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप असाइनमेंट देंगे तो ही आप क्विज पे जा पाएंगे। तो इसीलिए क्लास को ध्यान से सुनिए, वरना आप असाइनमेंट में फेल हो जाएंगे और क्विज में नहीं जा पाएंगे। स्टमक की एक और खास चीज है बच्चों, स्टमक बेसिकली 3 चीजों के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, स्टमक में एक आपका HCl होता है। HCl क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है। HCl के अंदर, स्टमक के अंदर एक और होता है म्यूकस, और कुछ होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फर्दर क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनते हैं। सिर्फ अभी ये जानिए कि एंजाइम आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर एंजाइम, दैट्स इट। तो HCl, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तीनों का क्या फंक्शन है? जैसा मैंने कहा कि HCl आपका एक एसिड है, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहूं तो ये तेजाब है। आम बोलचाल में हम बच्चों इसको तेजाब बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी होती है, तेजाब बनता है, वो क्या रीजन है वो भी बताऊं। सबसे पहले बेटा डायग्राम में अगर आप देखें कि ऐसे आपका स्टमक होता है, ऊपर से इसमें ऐसे फूड आता है इसके अंदर। तो HCl का काम क्या है? जैसे मैंने कहा एसिड है, एसिड नंबर एक तो फूड को गलाने का काम करता है, इसको फर्दर डाइजेशन के लिए बिल्कुल नरम बना देता है। दूसरी बात, माउथ के बाद खाना सबसे पहले आपके पेट में आता है, तो हो सकता है आपके खाने में हार्मफुल बैक्टीरिया हो, मिट्टी हो, धूल हो, तो उस चीज को खत्म करने का काम कौन करता है? HCl। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि HCl आपकी बॉडी में एक सैनिटाइजेशन का काम करता है। आजकल चल रहा है बहुत सैनिटाइजेशन, तो बैक्टीरिया को मारता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को। दूसरा, अगर इसके अंदर सॉइल है या डस्ट पार्टिकल्स है, उनको भी खत्म कर देता है। यानी कि 99% काम तो आपका HCl निपटा देता है स्टमक में। ठीक, अब जैसा मैंने कहा बच्चों, HCl आपका एसिड है, अगर एसिड आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो आपको जलन महसूस होगी। उसी तरीके से हम तो एसिड स्टमक के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? स्टमक की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं उनके साथ चिपक जाता है, और इसके अंदर फिर आपका HCl फिल होता है। ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग है म्यूकस की। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द HCl इफेक्ट। यानी कि आपके पेट के अंदर HCl के इफेक्ट से आपको कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है। कि एसिडिटी की प्रॉब्लम उस आदमी को होती है जिसका खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसलिए बच्चों आप टाइम पे खाइए और टाइम पे सोइए, नहीं तो ये म्यूकस और HCl अगर आपका बुरा मान गए तो आपका एसिडिटी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में मिलेगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। 99% जो डिजीजेज हैं वो स्टमक से चलती हैं, पेट से चलती हैं, ऐसा हमारे वेद भी कहते हैं, बुक्स भी कहती हैं, मैं भी कह रहा हूं, और आपके टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी आपको कह रहे हैं। ठीक है, लास्ट आता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स में यहां आप जब बुक स्टडी करेंगे तो एक नाम आपके सामने आएगा, वो नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है। इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है, जो मिल्क छोटे बच्चे पीते हैं, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव पावर इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो नेचर ने छोटे बच्चों के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम दिया है जो मिल्क को फाड़ने का काम करता है, और इसको मिल्क को ये पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, समझ में आनी भी नहीं चाहिए, थोड़ी टेक्निकल है। इन शॉर्ट फॉर्म आप ये समझ लीजिए, आप जो छोटे बच्चे हैं 7th क्लास के, जब आप दूध पीते हैं तो आपके पेट के अंदर पेप्सिन आराम से बैठा हुआ है चम्मच प्लेट लेके। जैसे आप दूध पिएंगे ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके स्टमक में जो मिल्क जाएगा उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? पेप्सिन का। इतनी सी बात है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 चीजें थी। क्या क्या थी? टंग, टूथ और स्लेवरी ग्लैंड्स। फिर हम आए स्टमक पे, वहां फिर हमने 3 चीजें देखी, HCl, म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। HCl भोजन को गलाने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। म्यूकस आपके पेट को HCl के इफेक्ट से बचाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन का मैंने जिक्र किया, आपकी बॉडी में दूध को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बच्चों जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी, अभी आप 10 से 12 साल के होंगे, फिर 15, 18, 20, 22, 35, 40, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो पेप्सिन है बच्चों, ये इसका इफेक्ट कम होता चला जाता है, इसकी जरूरत फिर नहीं पड़ती। तो आमतौर पर बच्चों में जो पेप्सिन है, जो आप हैं छोटे बच्चे, इनके अंदर ये ज्यादा होता है, और जब आप अडल्ट हो जाते हैं 18 साल से प्लस ऊपर बढ़ते जाते हैं, 22, 23, 25, 26, तो पेप्सिन की क्वांटिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं स्टमक के बाद। Okay, students, let's have a look on the small intestine. Next topic of the discussion.
इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। एक बार बेटा डायग्राम पे आ जाओ, बिना डायग्राम ये समझ में आने वाला है नहीं। स्टमक के साथ में आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मार्कर को देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों हमारी बॉडी की वो साइट है, जो भी हम खाते हैं कंप्लीटली डाइजेस्ट यही होता है। मैंने कहा डाइजेस्ट होता है, एनर्जी अभी निकली नहीं है, सिर्फ डाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं बच्चों से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो जब हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों आपको 3 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, जेजुनम, इलियम और डेडुनम। फिर भी मैं लिख देता हूं, चलिए, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, 3 हिस्से हैं इसके। लेकिन इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, 7th क्लास के लिए इतना ही इतना ही काफी है कि आप इसको पढ़िए, सिर्फ इसके नाम पढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका यहां होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन आपका यही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक चीज और जुड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं बच्चों बड़ी आंत। बड़ी आंत में मेन 2 काम आपके होते हैं। फर्स्ट, अनवांटेड मटेरियल यहां पे इकट्ठे होते हैं, जिन चीजों का हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठे होते हैं जाके। दूसरा, एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। इस अनवांटेड मटेरियल के अंदर बच्चों वाटर होता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमारी बॉडी जो भी हमारे काम का है उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, लास्ट लेवल तक उसको पकड़ के चलती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों एक चीज और होती है, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स को कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। आपके राइट हैंड साइड को उठाइए जल्दी से, राइट हैंड साइड के ठीक यहां होती है नीचे आपके अपेंडिक्स। जब हम आदि मानव थे तो हम खाना पकाकर नहीं खाते थे, उस समय अपेंडिक्स डाइजेशन के लिए काम आती थी, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती थी। विद द टाइम हमने आग का आविष्कार किया, खाना पका के हम खाने लग गए, तो धीरे धीरे विद द टाइम पीरियड जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती चली गई और अपेंडिक्स छोटी सी रह गई। तो क्वेश्चन अगर आए कि अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ विच, राइट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से ही जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस पूरा होता है। एक्सक्रीशन, अनवांटेड मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों एक्सक्रीशन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, डायग्राम में अगर आप एक बार देखेंगे तो डायग्राम में ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन आपकी जुड़ी हुई है, और ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, ये है अपेंडिक्स। देखिए लिखा हुआ है अपेंडिक्स। ठीक है, और दोबारा देखिए, बक्कल कैविटी से एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस, यानी कि बॉडी से लास्ट पॉइंट जहां से अनवांटेड मटेरियल आपके आउट हो जाते हैं। इसमें 2 चीजें बच्चों मैंने छोड़ी हैं आपके लिए, फर्स्ट है लीवर और सेकंड है पैंक्रियास। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ये 2 हिस्से हैं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, लिवर और पैंक्रियास। चलिए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसकी इस चैप्टर की थोड़ी चीजें आपकी रह जाएंगी, उनको डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप हेडिंग बना लीजिए, लिवर एंड पैंक्रियास। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लिवर। लिवर, यकृत बोलते हैं बच्चों इसको, लिवर भी बोल देते हैं। इसके बारे में बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इस तरफ होता है आपका लिवर,
राइट हैंड साइड पे। और इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में लीवर अच्छे से काम नहीं करता तो आप 70% खाना आपकी प्लेट से गायब हो जाएगा। यानी कि फूड के डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल लीवर का होता है ना। मेनली जो लीवर है इट हैंडल्स फैट, वसा जो हम खाते हैं चिकनाई, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? लिवर करता है। ऐसा कैसे करता है बेटा? लिवर के अंदर बच्चों होता है बाइल जूस, पीतरस बोलते हैं बच्चों इसको, पीतरस। ये बाइल जूस क्या करता है? फैट जो हम खाते हैं, फैट के बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट जो होती है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में होती है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। और बेटा 8th क्लास में जब आप जाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। और बाइल जूस जो है बच्चों, बाइल जूस कैसे काम करता है देखिए, मैं आपको इसमें समझा रहा हूं फिगर में। जैसे ही आपका जो फूड है वो स्टमक से बाहर आता है, और मैंने कहा था स्टमक में बच्चों HCl होता है, तो स्टमक से जब खाना बाहर आता है तो वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जब तक ये जो फूड है पेट से निकल के कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इस खाने पर जो पेट से आया है, जब तक इसके ऊपर एक्शन नहीं करेगी तब तक ये खाना आपका एल्कलाइन नेचर का नहीं होगा या क्षारीय प्रवृत्ति का नहीं होगा। तो पेट से जो खाना आता है एसिडिक फॉर्म में आता है, उस एसिडिक खाने को बेसिक या एल्कलाइन बनाने का काम किसका है? बाइल जूस का है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर आपके खाने से बाइल जूस गया, समझ लीजिए आप भूल जाइए, चिकनाई तो आप खा ही नहीं पाएंगे। अगर आपने खाया तो आपको दिक्कत होगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी होगा, ये सब चीजें उसमें हो सकती हैं। इसीलिए लिवर का काम क्या है? मेनली बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और फैट को हैंडल करने का काम करता है। एक और बात, लिवर जो है इकलौता ऐसा बॉडी का ऑर्गन है प्यारे बच्चों, जिसका अगर एक पर्टिकुलर हिस्सा आप बॉडी के अंदर छोड़ दें तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है अपने आप। पूरी बॉडी में इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसमें थोड़ा सा हिस्सा, पर्टिकुलर हिस्सा, वो डॉक्टर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको, अगर वो हिस्सा आप छोड़ देंगे तो बॉडी के अंदर ये दोबारा से बन जाता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो बॉडी में दोबारा से बनता हो। तो ये था आपका लिवर, ठीक है। लिवर के बाद लास्ट चलते हैं पेंक्रियास की तरफ। पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट जो है पेंक्रियाज है, आपके लिए मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। पेड़ के पत्ते जैसी एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसी को पेंक्रियाज कह रहा हूँ, अग्नाशय इसको कह रहा हूँ। आमतौर पर बच्चों जो पेंक्रियाज ये ग्लैंड है, कुछ जूसेस भी इसमें से सीक्रेट होते हैं, लेकिन वो आपको फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ना है कि वो कौन कौन से एंजाइम इसमें से निकलते हैं। पेंक्रियाज बेटा मेनली जो है, इसमें से 2 हॉर्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, 2 हार्मोन इसमें से निकलते हैं बच्चों, ठीक है। आपने सुना होगा इंसुलिन के बारे में, नेक्स्ट है ग्लूकागॉन, है ना। जिस व्यक्ति को शुगर नाम की बीमारी हो जाती है उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसका मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 क्या करते हैं? आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। इंसुलिन क्या करता है? अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है तो ये उसको कम करने का काम करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? अगर आपका शुगर लेवल कम है तो ये उसको ज्यादा करता है। अगर आपका शुगर लेवल कम है तो ग्लूकागॉन उसको बढ़ा देता है, ठीक है। एक कम करता है, दूसरा बढ़ाता है। लेकिन बच्चों इंसुलिन जो है, अगर इसका 1.1 ml भी अगर आपकी बॉडी में ज्यादा चला जाएगा, आप मर सकते हैं। इसीलिए इंसुलिन को बेटा स्लो पॉइजन भी बोलते हैं, स्लो पॉइजन, डेथ हो सकती है आपकी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा डाउन हो गया तो आपकी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस है वो नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाते हैं, है ना। यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हम खाते हैं, फिर उस खाने से डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है,
और इसी ग्लूकोज से रेस्पिरेशन के बाद बच्चों एनर्जी निकलती है। एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा, खाना डाइजेस्ट होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर को एनर्जी मिल रही है। डाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उन बड़े पार्टिकल्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे हमारा बॉडी एनर्जी निकाल पाए, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और खास तौर पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। ठीक है, इसमें हमने स्टार्टिंग की थी, आपको याद होगा, बक्कल कैविटी से फूड पाइप पे आए, फूड पाइप के बाद फिर हम स्टमक पे गए, डायग्राम आपके सामने देखिए। स्टमक के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आए, लार्ज इंटेस्टाइन, और बीच में फिर से दो फिन्स, लिवर एंड पैंक्रियास। तो इस तरीके से जो भी खाना आप खाते हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर असाइनमेंट में मैं देना चाहूंगा, लेकिन मैं यही पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले डाइजेशन ऑफ द फूड कहाँ से शुरू होता है? द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब बताइए। 2 सेकेंड्स, 1 2, क्लियर। बेटा, जो खाना हम खाते हैं इसका डाइजेशन शुरू होता है, आपके दिमाग में होगा स्टमक, बिल्कुल नहीं। इसका डाइजेशन शुरू होता है बच्चों आपका माउथ से। माउथ से इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। ये स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं बच्चों? आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च, इसका दूसरा नाम है। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कह देते हैं, सेलुलोज भी कह देते हैं, शुगर भी कह देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर स्टार्च का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। तो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो खाने में स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। तो इस लिहाज से खाने का सबसे पहले डाइजेशन कहां से शुरू होता है बच्चों? बिल्कुल सही, माउथ से, मुंह से। ठीक है, इसको नोट करिए। अब फटाफट से हम जानते हैं कि एनिमल्स, काऊ, बफेलो, इनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो बच्चों ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं। चलते चलते हम एनिमल्स के अंदर और देख लेते हैं जल्दी से। एनिमल्स में ट्रेडिशनली गोट है ना। सो स्टूडेंट्स, दो लास्ट टॉपिक आपके रह गए हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इसमें 4-5 टर्म्स है, फटाफट से देख लेते हैं। आमतौर पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का जो स्टमक है उसके एक हिस्से को रूमेन बोलते हैं, रूमेन। ये हिस्सा कमाल का है। कैसे? आपने देखा होगा जो एनिमल्स है, काऊ है, बफेलो है, वो जल्दी जल्दी घास को खाते हैं और उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं? स्टमक के रूमेन नाम के हिस्से में स्टोर कर लेते हैं। बाद में फिर वो जब बैठ जाते हैं तो इस रूमेन से ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड निकाल लेते हैं, स्मॉल अमाउंट फूड, जिसको कड बोलते हैं। ठीक है, वो आराम से बैठ के ऐसे जीभ ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, आपने देखा होगा, उसको जुगाली करना कहते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं? फटाफट खा के रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एनिमल्स को बच्चों रूमिनेंट्स भी बोल देते हैं, रूमिनेंट्स। आपकी बुक में देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए, रूमिनेंट्स। और जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं रूमिनेशन, जुगाली करना। ठीक है, और जो घास जो एनिमल्स खाते हैं बच्चों, वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर सेलुलोज ज्यादा अमाउंट में होता है। सेलुलोज की खास बात ये है कि ये ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी डाइजेस्ट नहीं होता, एनिमल्स के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो फिर हम खाते क्यों हैं? या उससे पहले मुझे सर ये बताइए कि मैं किसको कहूं सेलुलोज होता क्या असल में? अगर मैं सीधी सी भाषा में आपसे समझना चाहूं, हम आटा छान के फिर उसको गूंथते हैं, भिगोते हैं, तो आटा छानने के बाद जो बूर आपका बचता है उसी को सेलुलोज कहते हैं। इसका काम क्या है? सेलुलोज आपके खाने में वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करता है। मोटी सी भाषा में आप समझ लीजिए, अगर मैं आटे में से, गेहूं के आटे में से सेलुलोज निकाल लूंगा तो वो मैदा बच जाएगा, और मैदा हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए आपके खाने में जो सेलुलोज है वो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और सेम यही सेलुलोज घास के अंदर होता है, जिसको रुमिनेंट्स या जुगाली करने वाले पशु, गायें, भैंस, ये सब खाते हैं।
इज दैट क्लियर? लास्ट आपका एक और टॉपिक है इसमें, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। बच्चों अमोइबा एक आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल सेल होता है, इस यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट जिसके अंदर खाना स्टोर होता है, ठीक है। और अमोइबा को जब भी कोई खाना मिलता है उसके आसपास, तो ध्यान से देखिए ये हिस्सा, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, ये अपने हाथों को ऐसे फैला लेता है, इसी को बोलते हैं सुडोपोडिया या सुडोपोडियम। और खाने के चारों तरफ इकट्ठा होकर उसको अपने अंदर डाल लेते हैं और वैक्यूल में वो खाना चला जाता है। तो इस तरीके से जो अमोइबा है वो अपने खाने को कैप्चर करता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के चैप्टर में हमने जाना एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। इस चैप्टर की आप कंप्लीट रीडिंग लगाइए। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊं, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कीवर्ड्स को जरूर पढ़िएगा। देखिए लास्ट में आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं, अब्सॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अमोइबा, एसिमिलेशन, बाइल, बक्कल कैविटी, विली, स्लाइवा। आप इन कीवर्ड्स पे पूरा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो है चैप्टर का जो समरी है वो इन्हीं के अंदर है। और समरी से मुझे याद आया, व्हाट यू हैव लर्नड लास्ट में दिया हुआ है, एनिमल्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बच्चों इसको जरूर पढ़िएगा। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको असाइनमेंट में देंगे, जिसको होमवर्क के रूप में आपको करके हमें वापस देना है। उसके बाद आप इस चैप्टर की क्विज स्कूल जी प्लेटफॉर्म पर आप लगा पाएंगे। अगर आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो ये समझा जाएगा कि आपने क्लास को ध्यान से नहीं सुना और ना ही आप क्विज में पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल।